वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और पाकिस्तान में इस वक्त सरिश काफ़ी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि लोगों की समझ में नहीं आ रही, यानी जो लीगल तो है लेकिन लॉजिकल नहीं। इन अदर वर्ड्स तशवीशनाक बात है। आप यकीन करें कि बाहर के ममालिक में हम देखते हैं कि इंसानी जान की कितनी कदर है, भले किसी जानवर की क्यों ना हो। और यहाँ पे आप ये देखें कि अगर इन्होंने कोई इंजेक्शन भी लगाना है ना, तो वो ड्रग की मंजूरी के बगैर, बस सुनी सुनाई बातों पे। मतलब आप दुनिया में एफडीए की मंजूरी के बगैर ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर तो मनमानी चल रही है, जिसके दिल में जो आ रहा है वो कर रहा है। नाकिस इंजेक्शन का ये बड़ा स्कैंडल पंजाब में जनाब सामने आ गया है। तहकीकाती कमेटी को बताया गया कि एक इंजेक्शन में से 83 खुराकें निकालकर 1 से 1.5 लाख तक मुनाफा कमाया जा रहा था। कमेटी का मरीजों का इंटरव्यू लेने का फैसला सामने आया। इंजेक्शन के इस्तेमाल से लाहौर, कसूर, मुल्तान, सादिकाबाद में 20 से ज़ायद अफराद की बीनाई मुतासर हुई है। और इसी इशू पर बात करने के लिए डॉक्टर जावेद अकरम साहब से हम मजीद बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। और इसी मुनासबत से जो है वो मैं जानना चाहूँगा सर कि जब भी कोई दवा मार्केट में फ़रोख्त के लिए आती है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, ड्रैप मंजूरी देता है, तब वो दवा मरीजों तक पहुँचती है। इस इंजेक्शन के मामले में कोताही आखिर हुई कहाँ है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये इंजेक्शन जो बेसिकली एवेस्टिन है, जो रॉश कंपनी का बना हुआ है, जो इंपोर्ट होता है, और ये इंजेक्शन आता है बड़ी बॉयल्स में, एक 100 ml की और एक 30 ml की। और उसको उसका जो असल इस्तेमाल, जो अप्रूव्ड इस्तेमाल है, वो उसका कैंसर्स में है और वो कैंसर के लिए यूज़ होता है। लेकिन ऑफ लेवल यूज़ जो देखा गया है कि ये आँख की पुतली जिनकी मुतासर हो जाती है, शुगर के मरीज़ों की, या जो उम्र रसीदा लोग हैं उनकी पुतली ख़राब हो जाती है, तो उसमें इसका कुछ अफादियत देखी गई है। और हमारे जो कोलीग्स हैं जो आई में या ऑप्थेल्मोलॉजी में डील करते हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। और ये कोशिश की गई कि कुछ मुनाफाखोरों ने कि इसको बड़ी वॉयल से छोटे प्री फिल्ड सरिंज, यानी कि सरिंजों में इसको डाल के बेचने की कोशिश की, जिससे उनको तकरीबन एक वॉयल के बाद 1.5-2 लाख रुपया बच रहा था। और ये गैर मेयारी एक जगह पे, एक हॉस्पिटल के चंद कमरों में खुद ही उन्होंने रीफ़िल करना शुरू कर दिया। रीफ़िल करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, वो नहीं था उनके पास। आपके पास ऐसे डॉक्टर्स अफराद होने चाहिए जो स्टरिलिटी के या माइक्रोबायोलॉजी के स्पेशलिस्ट हों। ये एक डिस्पेंसर, 2 डिस्पेंसर मिलके ये हरकत कर रहे थे और वो फिर आगे डॉक्टर्स को देते थे और डॉक्टर्स इसको आंखों में इंजेक्ट करते थे। इसी में इन्फेक्शन रिपोर्ट हुआ 2 दिन पहले कसूर से एक मरीज़ का, और फिर हमने इसका सारा इमीडिएटली फार्माकोविजिलेंस के तहत वहाँ छापा मारा और उसको सील किया और उनके ख़िलाफ़ एफआईआर करा दी। और बाद में हमने देखा कि ये और शहरों में भी ये इंजेक्शन जा रहा है। कसूर में तो ये वाक़या हुआ, फिर लाहौर में वाक़यात हमारी नज़र में आए, फिर मुल्तान में आए, फिर शुजाबाद में आए, फिर खानेवाल में, इस तरह के शहरों में आए। तो फिर हमने रात को फ़ैसला किया, चीफ मिनिस्टर साहब के ज़ेर सदारत जो मीटिंग हुई, कि इसको 15 दिन के लिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया जाए। और 15 दिन में इनके रिपोर्टें आएंगी कि किस किस जरासीम से ये इन्फेक्ट हुआ है। और मीनवाइल ये जो 6 पेशेंट्स अफेक्ट हुए हैं, उनकी ट्रीटमेंट हमने अनाउंस किया कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और दवाइयात भी गवर्नमेंट लेगी। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि आपका कहने का मकसद ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी जो इंजेक्शन बना रही है वो सही है, मिस हैंडलिंग की वजह से ये सारी खराबी पैदा हुई है? देखें, पॉसिबिलिटी हम सारी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए 2 हफ्ते के लिए रोका है। हम रॉश का तो इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ तो नहीं बन रहा। तो इंपोर्ट हो रहा है तो हम देखेंगे वो बैच किन किन मुल्कों में गया, क्या उन मुल्कों में कोई रिपोर्ट हुए ऐसे केसेस। फिर हम रॉश के इंजेक्शन को भी फ़िलहाल हमने उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया है। उसको भी हम टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में हमने दे दिया है कि ताकि जो इंपोर्ट हुआ है उसको देखें। लेकिन लग ये रहा है कि इसके एक प्रोटोकॉल है इसको इस्तेमाल करने का, कि इसको एसेप्सिस में, स्टेराइल कंडीशंस में खोला जाए
स्टेराइल कंडीशन में फिल किया जाए और सेप्सिस के ज़रिए ही लगे। तो ये लगाने वाले के भी हो सकता है कि गलती हो, ये भी हो सकता है कि फिल, जैसे मैंने आपको बताया कि आम कमरों में हो रहा था और डिस्पेंसर्स फिल कर रहे थे इसको, तो ज़ाहिर है वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसका 2 हफ्ते के लिए हमने रोक दिया और 5 मेंबर की हाई पावर्ड कमेटी जो इसको देख रही है वो गाइडलाइंस बनाएगी इसकी कि अच्छा, आइंदा एक जब हम और चीज जो खोलेंगे है तो वो तभी। डॉक्टर साहब आपने बताई कि ये इंजेक्शन बुनियादी तौर पर कैंसर के मरीजों के लिए था, लेकिन डॉक्टर्स ने तजुर्बाती बुनियादों पर जो है वो इसका इस्तेमाल आंखों पर किया है। ये जो इस्तेमाल था आंखों के लिए, इसके अलावा कोई और प्रोटोकॉल है या किस तरीके से इसे फॉलो किया जाता है? देखें, इसको हम ऑफ लेवल यूज़ कहते हैं कि ये इंडिकेटेड नहीं है, ना अमेरिका की एफडीए ने किया हुआ है, ना इंडिया में, ना बाकियों ने, ना हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है ड्रैप, उसने भी इसको अप्रूव किया है एंड इज एन एंटी कैंसर। लेकिन ये जो आँख की पुतली वाला सिलसिला है, ये डॉक्टर्स ने खुद अपने एक्सपीरियंस से देख के इसको ऑफ लेवल के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं। उस यानी कि एस्पेक्ट को भी ये हम देख रहे हैं कि क्या जब ये हम 2 हफ्ते बाद खोलेंगे इसका इस्तेमाल, क्या हमने कैंसर में खोलना है या पुतली में भी इसकी अगर इतनी इफादियत है तो हमें खोलेंगे ज़रूर, क्योंकि हम लोगों का रुक सकता है तो रुकना चाहिए। तो हम हार्म वर्सेस बेनिफिट रेशियो मेजर करेंगे और फिर हम इसका फैसला करेंगे। डॉक्टर जावेद, ये कहिएगा कि कैंसर के इलाज के इंजेक्शन का आंखों पर इस्तेमाल, इसकी क्या ड्रैप मंजूरी देगा, और इस हवाले से क्या आप हमें बताएंगे? देखें, वो तो जो अथॉरिटी है वो तो ज़ाहिर है ड्रैप ही है ना, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसको अप्लाई किया जाता है और उसमें उनकी जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है उसमें इतनी एविडेंस आपको पेश करनी पड़ती है कि इतने मरीज़ों में ये लगाया गया और इतनों में अफादियत हुई और इतनों में नुकसान हुआ। फिर इट इज़ अप टू दैट रजिस्ट्रेशन बोर्ड कि उसको इस इंडिकेशन में रजिस्ट्रेशन दे। अभी तक जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन दी है वो सिर्फ और सिर्फ कैंसर में दिया और वहाँ इंट्रावीनसली लगता है, इस तरह आंख के अंदर पुतली में नहीं लगता। सर, सॉरी टू कट यू, यही पॉइंट है। अगर ड्रैप ने इस इंजेक्शन की आंखों पर इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी तो कोई भी डॉक्टर कैसे इसे इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि तजुर्बाती बुनियादों पर जब इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल होता है तो मरीज की इजाजत की एटलीस्ट जरूरत होती है, एक एफिडेविट, एक एमओयू साइन होता है मरीज और डॉक्टर के दरमियान। देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी वही आपके वाली बात कर रहा हूँ कि 2 हफ्ते इसी चीज़ के लिए दिए हैं कि गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस कहती है कि जब आप तजर्बाती तौर पे लगाते हैं किसी स्टडी के हिस्से में तो उसका प्रोटोकॉल अप्रूव करना पड़ता है और वो बायोएथिक्स कमेटी करती है और फिर आप उसको रिकॉर्ड रखते हैं, फिर आप उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं पेशेंट का, उसको बताते हैं कि यार ये इसका फ़ायदा हो सकता है लेकिन ये नुकसान भी हो सकता है, और फिर इन्फॉर्म्ड कंसेंट लोकल लैंग्वेज में देते हैं, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, और फिर उसका रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये जो हमने हफ्ते के लिए होल्ड किया है, यही चीज़ें अच्छा डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर्स लगा रहे थे, जो तहकीकात हैं उसमें अब तक कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऐसी कि डॉक्टर्स ने दवा के तजुर्बाती इस्तेमाल के तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था? ये डॉक्टर्स जो हैं ये तो बहुत देर से लगा रहे हैं और उनको वो जितना उनसे पूछा गया है अभी तक वो कह रहे हैं हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले रहे थे और जीसीपी के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे थे, लेकिन अगर उनको एक इंजेक्शन मिला ही ऐसा है जिसमें इन्फेक्शन है जो सब स्टैंडर्ड तरीके से रीफिल किया गया है, तो फिर हमें जड़ तो वो हुई ना। अगर ये स्टेराइल होता और लग भी जाता आंख में तो फिर तो मरीज को साइड इफ़ेक्ट इसलिए हुआ है कि उनको इन्फेक्शन हुआ है, पैन ऑप्थेल्माइट, तो इन्फेक्शन तो इसलिए हुआ है कि उसमें जरासीम। डॉक्टर साहब, ये तो वो इंजेक्शन है जो सामने आ गया है, ऑफ लेवल दवाओं का इस्तेमाल चल रहा था जो ड्रग अथॉरिटी के इल्म में नहीं था। तजुर्बाती दवाओं के इस्तेमाल का तरीकाकार क्या है डॉक्टर साहब? आखिर ये हमें कौन बताएगा? ड्रैप? देखिए मैं खुद ऑफ लेवल यूज़ करता हूँ, मैं प्रोटोकॉल बना के अपनी बायोएथिक्स कमेटी में मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। मेरा इम्पैक्ट फैक्टर पाकिस्तान में हाईएस्ट अमंग्स्ट डॉक्टर है, मुझे ये पता है सारी चीज़ का, और इसका तरीक़ाकार ये है कि मैं इसको तजर्बाती तौर पे करना चाहता हूँ
तो मैं सबसे पहले इसका प्रोटोकॉल बनाऊंगा। वो प्रोटोकॉल मैं अपनी बायोएथिक्स कमेटी जिस हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ वहाँ से अप्रूव कराऊंगा। उसके बाद मैं नेशनल बायोएथिक्स कमेटी में भेजूंगा। वो नेशनल बायोएथिक्स कमेटी अप्रूव करेगी तो मैं क्लिनिकल स्टडी जो कमेटी है ड्रैप की, उधर फीस दे के उसमें दूंगा। फिर उनकी जब वो कमेटी बैठेगी वहाँ मैं ये अपना आइडिया डिफेंड करूँगा और फिर मैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के तहत इसको इस्तेमाल करूँगा। यानी कि उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट लोकल लैंग्वेज में, ये नहीं कि अंगूठा लगवा लिया और ख़त्म, उसको समझाना पड़ता है। और ये जो इंटरेक्शन मरीज़ के साथ है उसको रिकॉर्ड करता हूँ और फिर उसमें मैं ड्रैप को हर माह रिपोर्ट भेजता हूँ कि मरीज़ों में मैंने ऑफ लेवल यूज़ किया है, उनमें ये इफेक्ट आया है। फिर वो अगले महीने की इजाज़त देते हैं। ये उसका फ्रेम। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मुतासरा मरीज़न के इलाज का खर्चा हुकूमत पंजाब उठा रही है, मगर जिन लोगों की आंखें ख़राब हो जाती हैं और वो रिकवर नहीं हो पाती, तो क्या उनके लिए कोई मुआवजे का भी ऐलान करने का सोच रही है गवर्नमेंट? देखें, अभी ऐसा तो हमने कुछ नहीं सोचा और अल्लाह करे उसकी ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि अभी सिर्फ ये 2 दिन गुजरे हैं और अभी इन्फेक्शन है। अल्लाह करे वो इन्फेक्शन हम आँख के अंदर एंटीबायोटिक लगा के और आईवी एंटीबायोटिक दे के हैवी डोजेस में इसको कंट्रोल कर लें तो उनकी विजन बच जाए। हमारा इस वक्त तरजीहात यही हैं कि उनकी हर सूरत हम विजन किसी तरीके से, चाहे ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है, लेकिन अब उनको बेस्ट चांस दें ताकि उनकी विजन प्रिजर्व की जा सके। चलें देखते हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह करे कि इन मरीज़ों को शिफा मिल जाए और इनकी बिनाई जो है वो बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।